Hello students, today we are going to discuss about our new chapter class 8th science chapter number 5th coal and petroleum। तो बेटा आज के हम इस नए चैप्टर में कोल मीन्स कोयले और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। कोयला और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है, कहाँ ये बनते हैं, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादातर इनकी जो माइंस है वो कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, और इसका क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम को, ठीक है। तो आज के हम अपने इस चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। हमने देखा होगा कि जितने भी हम वेरियस मटेरियल्स का यूज़ करते हैं हमारी बेसिक नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनमें से कुछ तो होते हैं नेचर से हमें जो प्राप्त होते हैं और कुछ क्या होते हैं ह्यूमन एफर्ट्स के लिए हमारे जो मैन मेड जो थिंग्स होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं। कुछ तो नेचर से बनी हुई चीज़ें जो नेचर से हमें प्राप्त होती हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, और जो जिसको आदमी खुद बनाता है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे हम मैन मेड बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 5.1 में क्या बता रखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें एक तरफ तो आप क्या लिखना है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में लिखना, और मैन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो नेचर से जो प्राप्त होते हैं उनका नाम लिखना आपने, और मैन मेड जो आदमी खुद बनाता है, ठीक है, और मैन मेड जो रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, डू दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स। क्या आप इस लिस्ट के अंदर एयर को, वाटर को, सॉइल को और मिनरल्स को भी शामिल करना चाहोगे। जो एयर है, वाटर है, कौन सा रिसोर्सेज है, सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। और ये जो भी है, जितने भी हम ऊपर पढ़ रहे हैं, एयर वाटर सॉइल है, मिनरल्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं हम बेटा, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हो नेचर से, ठीक है। तो मोस्ट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अवर सर्वाइवल, ठीक है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं हमारे सर्वाइव के लिए जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, हमें जिनकी आवश्यकता होती है, मोस्ट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अवर सर्वाइवल सच एज एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सोइल हो गया, एटसेट्रा, आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, ठीक है, इन्हें नेचर प्रोवाइड करता है, और देयरफॉर दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज। कैन वी यूज ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। अब वो जो क्या पूछ रहा है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या हम उनको हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। जो प्रकृति हमें जो भी रिसोर्सेज देती है, नेचर से हमें जो भी रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, क्या वो कभी खत्म होते हैं या नहीं होंगे, ठीक है, क्या हम सदा यूज करते रहेंगे। कैन एयर वाटर एंड सोइल बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या एयर है, वाटर एंड सोइल है, क्या ये एक्सहॉस्टेड हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एयर का हम कितना यूज कर ले, क्या ये खत्म हो जाएगी कभी। क्या वाटर का कितना यूज कर ले भाई, हाँ, जो पीने वाला जो पानी है वो खत्म हो सकता है, ठीक है। अब समुद्री पानी तो हम पीते नहीं है, वो तो खत्म नहीं होगा क्योंकि वो पोर्टेबल वाटर नहीं। इट मीन्स दैट पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। एंड सोइल कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट क्लास 7th में आपने वाटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्सेज। तो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कितने ग्रुप में उसको क्लासिफाइड किया गया है, उसको 2 ग्रुप में किया गया है, ठीक है। एक्सेसिबल रिसोर्सेज और एक क्या है, इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, रिसोर्सेज दैट विल नेवर गेट फिनिश, जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, जो कभी भी फिनिश नहीं होंगे, ठीक है। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर के अंदर इनकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। कितना ही उसको यूज कर लो वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और कितना ही उसको ह्यूमन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको यूज कर ले तो भी वो खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट हो गया, एयर हो गया, आप सन से जो लाइट मिलती है आप उसको कितना यूज कर ले, क्या कभी सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। एयर आप कितना ही एयर को यूज कर लो, ठीक है, फॉर ब्रीथिंग के लिए, तो क्या भाई कभी एयर खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक बार फिर से बता रहा हूँ बेटा,
The resources which are present in an unlimited amount in nature can be continuously replenished and are not likely to be exhausted by various human activities are called, उसको क्या बोलते हैं, inexhaustible natural resources. For example, air, sunlight, water and soil. ये क्या बेटा, इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका क्या बन रहा है, एक टॉपिक भी बन रहा है, मतलब डेफिनेशन भी बन रही है. आप पढ़ेंगे एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. और नेचर के अंदर इस जो ये रिसोर्सेज है इसकी क्या होगी, जो अमाउंट है वो क्या लिमिटेड है. ठीक है, इसको कम से कम यूज करना. अगर हम हद से ज्यादा इसका यूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे. दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. और एग्जांपल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट हो गया. जैसे फॉरेस्ट को हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ों को काट रहे हैं किसके लिए, अपने पर्पज के लिए. जैसे वहाँ पे हम वहाँ से फॉरेस्ट को कट करके हम वहाँ पे जो लैंड हमें मिलती है वहाँ पे घर वगैरह बनाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह खोल लेते हैं. ठीक है, तो फॉरेस्ट को कट कर वाइल्ड लाइफ है, जैसे जो जंगली जीवों की रहने की जो जंग होती है. ठीक है, जैसे जहाँ पे लायन वगैरह, टाइगर वगैरह जो भी है, डियर वगैरह रहते हैं. ठीक है, और मिनरल्स, जो भी मिनरल्स है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया. ठीक है, जो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी वगैरह जो आपका एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है. ठीक है, तो द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर. ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड अमाउंट के अंदर, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं नेचर के अंदर, तो कैन नॉट बी कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड. ठीक है, एंड आर लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, उनको बोला जाता है. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट. ये क्या हो गए बेटा आपके एग्जांपल, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब एक एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी 5.2. इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. और ये एक्टिविटी है जो जिसको हम ग्रुप में करते हैं. ठीक है, तो टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राउंड, टॉफीज. आपने कोई कंटेनर लेना है. ठीक है, कुछ कंटेनर लेने, बर्तन वगैरह लेने और उसको किससे फिल करना है, या तो पॉपकॉर्न आपके पास, या पीनट हो, या फिर रोस्टेड ग्राम हो, टॉफीज वगैरह हो. ठीक है, ये चीज आपने उससे फिल करना. डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच. ठीक है, 7 ग्रुप बने होने चाहिए. डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच. और फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स. और 7 के जो भी हैं उसके 3 सब ग्रुप्स बने हुए होने चाहिए, कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स. तो लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट को क्या देना है, फर्स्ट जनरेशन, और सेकंड वाले ग्रुप को सेकंड जनरेशन, और थर्ड वाले ग्रुप को थर्ड जनरेशन देना. ठीक है, उसका नाम देना. तो दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स. ये तो सब ग्रुप्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को. एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. ठीक है, जो सेकंड और जो थर्ड जनरेशन आएगी उसमें जो कंज्यूमर्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे. तो पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल. आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम टेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर group. Now ask the second generation consumers from each group to do the same. Ask students to observe carefully the availability of eatables in each container. If something is left in the containers, ask third generation for each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not, और also observe if anything is still left in any of the containers. ये एक्टिविटी सिर्फ आपको ये बात बता रही है बेटा, इसका जो कंक्लूजन निकलता है वही कंक्लूजन है कि हम आज के टाइम पे, ठीक है, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम बचा के रखते हैं तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, वो उसके लिए हम कुछ न कुछ बचा सकते हैं ताकि वो भी इन चीज़ों को देख सके जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है. अगर हम ही लालची बन गए, अगर हम ही लालच में आके अगर हम उनका हद से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम हद से ज़्यादा उनका यूज़ कर लेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन हम उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे. ठीक है, तो बस ये एक्टिविटी जो आपको है यही संकेत दे रही है कि हमें कम से कम, ठीक है, जितना हो सके उतना उसका यूज़ करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का. ठीक है, तो अज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट कर रहे हैं द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया. अगर हम इनका हाथ से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आने वाली जनरेशन ऐसी आएगी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी. तो ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न. ठीक है, उसका यूज़ करने का जो पैटर्न है वो अलग अलग है. आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी. अगर पहली की जो जनरेशन थी, अगर जो हमारे जैसे दादा परदादा थे उस टाइम पे अगर वो ज़्यादा ग्रीडी हो जाते इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, तो आज के टाइम पे हमारे पास ये चीज़ नहीं बचती है.
ठीक है। तो इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंकर्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन, उन्होंने उनके बारे में सोचा जो आने वाली जनरेशन है, एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, और हमारे लिए कुछ छोड़ दिया ताकि हम जो उनकी आने वाली जो जनरेशन थी ना, जैसे हम लोग हो गए, हमारे लिए उसको यूज करने के लिए छोड़ दिया। अगर हम उनका भी कम से कम यूज करेंगे तो हमारे जो आगे हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी ना बेटा, जो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, वो उनका यूज कर पाएगी। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एक्स-सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक्स-सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे कि कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है और नेचुरल गैस क्या होता है। तो दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉसिल्स, और ये किससे बनते हैं, दीज वर फॉर्म्ड, इनकी जो फॉर्मेशन हो कैसे होती है, ठीक है, फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके बचे खुचे जो अवशेष होते हैं, ठीक है, जैसे बोन्स वगैरह हैं, ठीक है, जो उनकी बॉडी वगैरह है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, क्या बोलेंगे उनको, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये क्या फॉसिल फ्यूल्स है, और ये किससे बनते हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या है, फॉसिल फ्यूल्स किसके बारे में पढ़ेंगे हम, कोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कोल क्या होता है, ठीक है, और कोल का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, और कोल की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कोल क्या है भाई इस चैप्टर के अंदर। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट, फिगर 5.1, आपको फिगर 5.1 में नजर आ रहा है कोल क्या है। ठीक है, कोल क्या है, एक ब्लैक कलर का क्या है, नॉन मेटल है बेटा। ठीक है, ये हमने लास्ट 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं। तो नॉन मेटल में क्या आएगा, कोयला। तो कोयला क्या बेटा, नॉन मेटल है। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ये कोयला है। तो इट इज एन हार्ड एज स्टोन, ये इतना हार्ड होता है, इतना कठोर होता है जैसे कि कोई पत्थर होता है। एंड इज ब्लैक इन कलर, और कैसे कलर में होता है, ये ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, हार्ड मतलब इसको हम जैसे किसी हथौड़े वगैरह से हम तोड़ फोड़ सकते हैं। ठीक है, हम हाथ वगैरह से नहीं तोड़ सकते इसको। तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, जो कोल है बेटा कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक, खाना बनाने के लिए। ठीक है, कोयले का यूज करते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। आपने गदर पिक्चर में देखा होगा, जो सनी देओल वाली पिक्चर थी ना, तो उसमें क्या बता रखा था, जो ट्रेन वगैरह चल रही थी कोयला को डालने से ही चल रही थी। ठीक है, तो इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन्स। इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, को प्रोड्यूस करने में इसकी हेल्प होती है। तो कोल इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में कोयले का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आ गया आपका, वेरियस जो इंडस्ट्री वगैरह आ गई, कौन कौन सी आ गई, जैसे पेपर की इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, आयरन की इंडस्ट्री होगी, सीमेंट वगैरह की इंडस्ट्री होगी। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं भाई स्टोरी ऑफ कोल। तो कोल की क्या स्टोरी है, कैसे कोल की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, अब ये पहली क्या पूछ रही है कि वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड, जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है कोयला, और ये कैसे आया और ये कैसे बनता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग वगैरह आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई। मतलब 300 मिलियन पहले क्या हुआ था कि अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे क्या था, ये घना फॉरेस्ट था, बहुत बड़ा जंगल था। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज के क्या थे, ट्रीज वगैरह थे। तो वो क्या हो गए, इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज, मतलब वो एक पानी के अंदर, मतलब ऐसे कैसे जमीन के नीचे वो दब गए, किसकी वजह से, फ्लडिंग वगैरह आ गई, वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई। तो दिस फॉरेस्ट गोट बियर्ड अंडर द सॉइल, बियर्ड मतलब दब जाना। तो इसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था ना, वो बियर्ड हो गया बेटा सॉइल के अंदर। तो एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम, तो जैसे उस ट्रीज वगैरह के ऊपर
बहुत ज़्यादा सॉइल क्या होगी, डिपॉजिट हो गई, और दे वर कंप्रेस्ड, उन पे प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और वो नीचे की तरफ धंसते चले गए ज़मीन के अंदर, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। डेड प्लांट्स गोट, जो डेड प्लांट थे ना जितने के जितने गोट, स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में। एज कोल कंटेन्स मेनली, कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, ऐसी स्लो प्रोसेस होना, धीरे धीरे जो कोयला बनता है ना बेटा, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, जो डेड वेजिटेशन है वो किस में कन्वर्ट होती है, कोयले में। ठीक है, कोल में, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल्स। अ कोल माइन इज शोन फिगर 5.2 में आपको कोल माइन दिखा रखी है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी ऑफ कोल आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। About 300 million years ago, our Earth was covered with dense forest and swamps having huge trees, ferns and others leafy plants, जितने भी थे लीफी प्लांट्स थे। ठीक है, झाड़ियाँ वगैरह थी। ठीक है, हर्ब्स और हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज वगैरह जितने भी थे। एज दिस ट्रीज आर प्लांट्स डाइड, जैसे जितने वो ट्रीज वगैरह थे वो डाइड हो गए। दे फॉल डाउन ऑन द वेट एंड स्वैम्पी फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट एंड बिगिन टू सिंक इनटू द सोइल, और मोर एंड मोर डेड वेजिटेबल्स, ग्रेवल एंड सोइल डिपॉजिट ओवर देम, और द हीट एंड प्रेशर्स फ्रॉम द टॉप लेयर ग्रेजुअली टर्न द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स इनटू कोल। कोल में वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया टॉपिक। आओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। ये क्या बेटा, ये जो पिक्चर दिखा रखी है ये क्या है, कोल माइन, कोयले की क्या है कि खान है। ठीक है, जहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट होता है, निकाला जाता है। तो व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, डाइऑक्साइड गैस जब इसको हीट करते हैं एयर के कांटेक्ट में, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक बनाने के लिए, कोल तार बनाने के लिए एंड कोल गैस बनाने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, कोल होते हैं। कोल इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। ठीक है, 3 मेन टाइप्स में इसको क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। 3 मेन टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, किस पे डिपेंड है, जितने उसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो इट इज लिस्टेड बिलो, कहाँ पे दिखा रखा है, 3 मेन टाइप्स है। ठीक है, इसकी तो सबसे पहले क्या है, कोक में क्या पढ़ते हैं बेटा, कोक में पढ़ते हैं इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है। ये ग्रेस ब्लैक है, सॉलिड एंड इट इज नॉट शाइनी एज कोल, ये कोयले की तरह चमकता नहीं है। इट हैज रफ टेक्सचर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, और यूजेस ऑफ कोक का और क्या यूज होता है, कोक इज एन इम्पोर्टेंट स्मोकलेस फ्यूल है ये, ठीक है, कोई धुआं वगैरह रिलीज नहीं करता। इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड अदर मेटल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेज लाइक प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। ठीक है, तो कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल बिकॉज कोक डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और ऑन बर्निंग। जब कोक ये क्या है, बहुत बेटर फ्यूल है ये, कंपेयर किसके कंपेयर में बेटा, कोल के। ठीक है, तो कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल बिकॉज कोक डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, इट आल्सो प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑन बर्निंग एज कम्पेयर टू कोल। क्लियर है, तो उसके बाद है कोलतार। कोलतार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोलतार क्या है, ठीक है, तो कोलतार है, इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज अ मिक्सचर, ये भी क्या ब्लैक कलर का है, थिक लिक्विड है, और इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ठीक है, ये भी क्या है, 200 सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है, और इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस और प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम products obtained from coal tar are used starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and industry like synthetic dyes वगैरह जो हम अपने हेयर वगैरह पे करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया, जैसे आता है ना डाई वगैरह आती है, आप टीवी में भी उसका ऐड देखते हो। ठीक है,
और आपका ड्रग्स वगैरह हो गया, एक्सप्लोजिव्स हो गया, परफ्यूम्स वगैरह हो गए, प्लास्टिक पेंट्स हो गया, और उसके बाद फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो गए और रूफिंग मटेरियल्स हो गए एटसेट्रा। उसके बाद है इंटरेस्टिंग नैपथलीन बॉल्स वगैरह आती है जो कपड़ों के बीच में रखती है ना, ताकि महक वगैरह ना हो, कोई इंसेक्ट वगैरह उसको खा ना जाए। तो नैपथलीन बॉल्स आगे यूज्ड टू रिपेल मोस्ट एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो obtained फ्रॉम कोल तार। ठीक है, तो these days bitumen is petroleum product is used in place of coal tar for metalling the roads। ठीक है, आज के टाइम पे किसका यूज करते हैं? बिटुमेन का। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोल गैस। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट coke। coal gas is obtained during the processing of coal to get coke। it is used as a fuel in many industries। इसको भी बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे। situated near the coal processing plants। तो ये क्या है बेटा? कोल गैस was used for street lighting for the first time in London in 1810 में इसको लंदन में इसको स्ट्रीट लाइटिंग के तौर पे यूज़ किया गया था। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। nowadays it is used as a source of heat rather than light। आज के टाइम पे इसको हीट के तौर पे यूज़ किया जाता है, लाइट के तौर पे नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका पेट्रोलियम कि पेट्रोलियम क्या होता है। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। आपने देखा होगा कि आप जानते भी हो कि पेट्रोल का कहाँ यूज होता है? फ्यूल के तौर पे यूज होता है। ठीक है, फ्यूल होता है एक तरह का ये फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर साइकिल्स में डालते हैं, स्कूटर्स एंड कार्स में। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। ये डीजल से रन करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोल एंड डीजल्स आर obtained from a natural resources called पेट्रोलियम से ही obtain होते हैं। आप बोलते हैं पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई थी? डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? कैसे पेट्रोलियम की फॉर्मेशन हुई थी? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, किस ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं? जो सी के अंदर रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग इन द सी, formed from organisms living in the sea। as these organisms died, जब वो organisms मर जाते हैं तो their bodies settled at the bottom of the sea। जो उनकी बॉडीज वगैरह कहाँ पे सेट हो जाती है? बॉटम में जाके सेट हो जाती है, तली में जाके। एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड। सैंड की उस पे लेयर जो है वो कवर हो जाती है मिट्टी की। एंड क्ले की जो लेयर है वो भी कवर हो जाती है। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसमें भी बहुत सारा मिलियंस ईयर लगता है। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ एयर की जो है वो अब्सेंस हो जाती है, क्योंकि उस पर क्ले और जो सैंड की जो लेयर आ जाएगी ना, तो उस पर एयर की एब्सेंट हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के साथ ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में क्या हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर दिखा रखा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये कुआं वगैरह हो गया, ये गैस हो गया, ये ऑयल हो गया। तो वाटर क्या होता है? इसके नीचे होता है, क्योंकि ये क्या बहुत लाइट होते हैं कंपेयर देन वाटर। तो लुक एट फिगर 5.4। इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 5.4 फिगर में दिखा रखा है जो डिपॉजिट हो रखी है ना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर से ऊपर है ये। तो वाई इज इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। इसलिए क्या होती है? वाटर से ही ऊपर होती है इनकी लेयर। ठीक है, तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन, कहाँ पे पाया गया था बेटा? ये रहा। ठीक है, पेनिनसिल्वेनिया, ये यूएसए के अंदर कोई जगह है। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहला तेल का कुआं मिला था इन 1859 में। तो 8 years लेटर, 8 साल के बाद इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक इन मैकुम इन आसाम। आसाम में कोई जगह है मैकुम, वहाँ पे तेल का कुआं मिला था। इन इंडिया के अंदर ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा के बेसिन पे तेल के कुएं मिलते हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, अब है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोल तो हमें ऑब्टेन हो गया, अब कुओं से निकालने के बाद इसको कैसे रिफाइन करते हैं, कैसे उसको छानते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग कैसे करते हैं? रिफाइनिंग मशीन्स वगैरह होती है, वहाँ पे इनको रिफाइन किया जाता है। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड होता है।
ठीक है, ये लिक्विड के रूप में होता है। तो इट हैज एन अनप्लीजेंट ओडर, ओडर मतलब स्मेल होती है इसकी, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं इसके अंदर। तो क्या क्या होते हैं, सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, एटसेट्रा। द प्रोसेस ऑफ petroleum is a dark oily liquid. It has unpleasant odor. It is a mixture of various constituents. किस किस मिक्सचर से मिलकर बना हुआ होता है, सच एज पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, जैसे मोम वगैरह जिसको बोलते हैं। आर द प्रोसेस ऑफ वैक्स मतलब जैसे वैसलीन वगैरह जो बनती है ना बेटा, तो एटसेट्रा। द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, द प्रोसेस ऑफ The process of separating the various constituents fraction of petroleum is known as refining. पेट्रोल से जितने भी उसके अंदर constituents होते हैं, जितने भी उसके अंदर, जैसे अभी मैंने बताया था लास्ट पेज पे, जितने भी उसके अंदर जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, गैस वगैरह हो गई, तो जैसे ही उसको अलग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। उसको रिफाइन करते हैं तो इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये काम कहाँ पे होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर होता है। तो ये आपको टेबल दिखा रखी है, ठीक है, कौन कौन से इसके पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी मिलता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, बिटुमेन होता है, ठीक है। तो इसको अलग करते हैं। इसका यूजेस क्या होता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, ठीक है, जो इसमें बता रखा है ना आपको, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, होम के लिए फ्यूल होता है, ये उसको यूज करते हैं घरों में, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, पेट्रोलियम गैस को, ठीक है, जो एलपीजी वगैरह होती है। पेट्रोल का कहाँ यूज करते हैं, मोटर फ्यूल के लिए करते हैं, ठीक है, मोटर फ्यूल के लिए करते हैं, एविएशन फ्यूल के लिए करते हैं, सोलवेंट फॉर ड्राइंग क्लीनिंग के लिए यूज, ड्राई क्लीनिंग जो उनको क्लीन वगैरह करते हैं। उसके बाद केरोसिन का यूज कहाँ करते हैं, फ्यूल फॉर स्टोव जो घरों में स्टोव्स वगैरह होते हैं, लैंप एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट वहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद डीजल का कहाँ यूज करते हैं, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज करते हैं, ठीक है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल का कहाँ यूज करते हैं, लुब्रिकेशन में। और पैराफिक वैक्स का कहाँ करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट्स होते हैं, कैंडल्स वगैरह होती है, वैसलीन वगैरह बनाने में यूज करते हैं उसका। और बिटुमेंस का कहाँ करते हैं, पेंट वगैरह में, रोड सरफेसिंग वगैरह बनाने में, ठीक है, रोड के जो सरफेस वगैरह होते हैं। तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1 में बता रखे, मैंने भी बताया आपको। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। उसको क्या बोलते हैं हम, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड from petroleum and natural gas, these are termed as petrochemical, these are used in the manufacture of detergents, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं उनको बनाते हैं, फाइबर्स, पॉलिस्टर वगैरह जैसे नाइलॉन है, एक्राइलिक एटसेट्रा, इनको बनाने में हेल्प करते हैं। पॉलिथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से कौन सी गैस ऑब्टेन्ड होती है, हाइड्रोजन गैस। इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह जो खेतों में छिड़काव करते हैं वो बनती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपोर्टेंस, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसकी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, एक व्यवसाय तौर पर, तो इसको क्या बोला गया है, ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया, ठीक है। तो नेचुरल गैस 5.3, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, ठीक है। तो नेचुरल गैस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि इसको आसानी से पाइप वगैरह में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पाइपों की हेल्प से घरों तक पहुंचा सकते हैं। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर के साथ इसको स्टोर कर सकते हैं। एज कंप्रेस नेचुरल गैस जैसे सीएनजी वगैरह, इसको हाई कंप्रेसर के साथ इसको स्टोर कर सकते हैं। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है। और बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, ये धुआं कम छोड़ती है और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन भी कम करती है, इसलिए इसको व्हीकल वगैरह में यूज करते हैं। इट इज अ क्लीनर फ्यूल और द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स, घरों में इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स,
फैक्ट्रियों में पाइप के द्वारा सप्लाई होती है। सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात के अंदर ये पाइपलाइन है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers। जो नेचुरल गैस है इज आल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की फॉर्मेशन होती है। इंडिया इज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस और इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा में, जो त्रिपुरा स्टेट है, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, ठीक है। तो अब बूझो क्या पूछ रहा है, कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या लैब वगैरह में भी इनको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहली क्या बोली, नो देयर फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। इनकी जो फॉर्मेशन होती है ना नेचुरल गैस की, कोल और पेट्रोलियम वगैरह की जब ये बनते हैं तो ये बहुत स्लो प्रोसेस से बनते हैं। एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। ऐसी वो कंडीशन नहीं होती, हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स से ये इनको फॉर्म्ड होने में। तो 5.4 टॉपिक क्या बोल रहा है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं, तो उसको पढ़ते देखो। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम, आप जानते हो कि दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स, ठीक है। इसको क्या क्या चाहिए, डेड ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए उसको क्या करने के लिए, कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जल्दी नहीं बनेंगे ये, इसको हजारों लाखों साल लग जाते इसको। तो वन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मोर एवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का ये मुख्य कारण है। जब इसको बर्न वगैरह करते हैं, देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर एयर पोल्यूशन हो जाएगा तो सीधा इसका लिंक किससे जुड़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। इट मीन्स दैट जो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, अर्थ के सरफेस में आपके इन्वायरमेंट में हाई हो जाएगा। इट इज और ग्लेशियर वगैरह क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इसलिए जितना इनका यूज हो सिर्फ हम उतना ही उनको यूज करें, ठीक है। तो दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। तो आपका इन्वायरमेंट के अंदर जो भी रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहेगा, बिल्कुल डस्ट फ्री रहेगा, ठीक है, और पोल्यूट नहीं होगा। तो स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये PCRA, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है कि PCRA की फुल फॉर्म क्या होती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, मतलब पेट्रोल का कंजर्वेशन करना, उसको बचा के रखना, कंजर्व करना पेट्रोल का, ठीक है। एक रिसर्च एसोसिएशन, एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, देयर टिप्स आर, ठीक है। कैसे हम लोगों को जागरूक करें, कैसे उनके अंदर जागरूकता फैलाए कि पेट्रोल का कम से कम यूज करें, ठीक है, और पेट्रोल को कैसे कंजर्व करके रखें। तो ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। जितना उसके जो व्हीकल वगैरह की जो स्पीड होती है ना उसको कॉन्स्टेंट रखें, ठीक है, ज्यादा इंक्रीज ना करें अपने व्हीकल की स्पीड। स्विच ऑफ द इंजन, अपनी गाड़ी के इंजन को स्विच ऑफ कर दो एट ट्रैफिक लाइट, जब रेड लाइट वगैरह हो रखी हो, और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो वहां पे अपने गाड़ी के इंजन को स्विच ऑफ कर दो। एंश्योर करेक्ट